तो इकोनॉमी, देखिए अर्थव्यवस्था जो है आपको एक तो प्रीलिम्स में आपकी यूनिट 6 है, ठीक। यूनिट 6 में आपकी भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसको आपको बताया गया है। इसके टॉपिक में जैसे बता दूं, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, तो जो करंट स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश इन प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी, तो वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, एक ये टॉपिक है आपका। फिर है मध्य प्रदेश की जनसंख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हमेशा आपको जो काम आने वाला टॉपिक है वो है सेंसस या जनगणना, और इसमें स्पेशली मध्य प्रदेश की जनगणना या जनसंख्या। फिर मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। फिर सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, बहुत इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं इनमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। फिर इसके बाद कृषि, उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास है, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में। फिर है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो एक जिला एक उत्पाद, मतलब अभी से अगले एग्जाम के लिए बोलते हैं कि पेपर में यही आएगा, ठीक। तो एक जिला एक उत्पाद जो है वो हर साल आता है। अब मुद्दा क्या है कि जैसे कोई जिला है, कुछ ऐसा नया कुछ उत्पाद किसी का जोड़ा गया या कोई चीज करंट अफेयर में कनेक्ट रही, ऐसे तो अब कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? 55 जिले हैं, तो 55 प्रोडक्ट तो हो ही गए ये। तो आपको इनकी लिस्ट बहुत अच्छे से याद रखनी है, रोज एक जिला एक उत्पाद खाया करो, तो आराम से अगले 55 दिन में आप इन जिला उत्पादों को खा लोगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है बौद्धिक संपदा अधिकार, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और मध्य प्रदेश है। फिर है मध्य प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, अब यहाँ से इंडियन इकोनॉमी है, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, कुछ याद आ रहा है? आरबीआई, आरबीआई के बारे में हम लोग क्या बता चुके हैं आपको? चलो पहले बात नहीं करते हैं, बाद में बात करेंगे। कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेवी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो एनबीएफआई कहते हैं इन्हें हम। और भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, और G20, सार्क और आसियान। तो ये आपका सिलेबस जो प्रीलिम्स में है वो है आपका। फिर अब हम आ जाते हैं मींस के सिलेबस पर। ठीक, तो मेंस में अगर हम इकोनॉमी अर्थशास्त्र की बात करें तो ये आपके पेपर थर्ड के पार्ट ए के अंतर्गत है। पेपर थर्ड पार्ट ए, इसमें 5 यूनिट्स आपकी दी गई हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हैं। जैसे कि आप बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, विकसित भारत एट द रेट 2047, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है। चूंकि भारत सरकार का इस पे बड़ा फोकस है, और लगातार इस बात को बात की जा रही है कि 2047 तक जो विकसित भारत है इसमें संबंधित क्या क्या चीजें हैं। फिर है कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, तो कृषि का क्या योगदान है, उद्योगों का क्या योगदान है, सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है। फिर राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो बताइए राष्ट्रीय आय होती क्या है, किसको पता है थोड़ा सा? बहुत देर से बोले जा रहे हैं हम, नहीं तो फिर हमारे भी यही पूछ लेंगे। हाँ जी, राष्ट्रीय, मैं पूछ रहा हूँ कि होती क्या है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होती है? अच्छा चलो प्रति व्यक्ति आय बता दो, चलो जीडीपी बता दो। देखो अब ये सब चीजें सीखनी तो पड़ेंगी। जीडीपी मैंने आपको बताई है, और अगर याद हो तो पहले तो फुल फॉर्म बताओ जीडीपी का। हाँ मैडम, बोलिए अलका। क्या? बहुत साल हो गए।
हाँ जी बोलिए। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चलो फुल फॉर्म तो सही है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये जो जीडीपी है, क्या है आपका? जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे एक जीडीपी है, एक एनडीपी है। क्या है? एनडीपी। तो एनडीपी का फुल फॉर्म बताएगा कोई? आपने तो इकोनॉमी पढ़ी है ना? हाँ तो बोलो पहले। यस सर, हाँ बताएं तो फिर। कौन बता रहा है ये? अरे नाम बता दो, कौन सा, मैं केस कर दूंगा आपके ऊपर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अरब। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ जैसे सकल था तो यहाँ है निवल। ठीक है, तो निवल घरेलू उत्पाद, एक सकल होता है, एक निवल होता है, निवल। अच्छा, नेट जानते हो? नेट, नेट क्या है? नेट, जैसे एक होती है हमारी इनकम और एक होती है नेट इनकम। हाँ, तो ऐसे ही पहले जीडीपी तो बताएं, तब तो हम एनडीपी की बात करें। बताते जाइए, अच्छा बता रहे हैं, बताए बताए। तो जीडीपी है क्या? देखो ये शब्द जो है ना, ये बहुत परेशान करता है लोगों को। तो अब थोड़ा सा रटने की जगह हम समझने पे ज़्यादा फोकस करें। और क्योंकि देखिए अच्छे से याद रखिएगा, इकोनॉमी सीधा सा है, जो है वो है, झोल झाल नहीं है। मतलब आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते हैं। भाई एक जीडीपी की एक डेफिनेशन होती है, बस होती है, और एक स्टैंडर्ड तरीके से हमें बात करनी है। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी, और मैंने कहा था कि हम पूछेंगे क्या होता है ये इन्फ्लेशन, मतलब। बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया, हमसे तो लिखते ही नहीं बन रहा है, मैडम कैसे लिख लेती हैं इससे? मुद्रास्फीति। ठीक है, क्या, कौन सी स्फीति? मुद्रास्फीति। देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्षेत्रक, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी। तो मुख्य रूप से तीन क्षेत्रकों की बात की जाती है, कौन कौन से? हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं, सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी होते हैं, होते हैं। जैसे ऐसा एक साइंस से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं? तीन, नॉर्मल बात, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है, पदार्थ की और भी अवस्थाएं हैं, जैसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई से बहुत आगे चला गया है सिस्टम। तो पदार्थ की छठवीं अवस्था, फर्मी का संघनन, फर्मियोनिक कंडेंसेशन होता है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेक्टर हैं या क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्रक होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, और टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। इसके अलावा, ठीक है, क्वार्टरनरी होता है, फिर क्वीनरी होता है।
ठीक है, तो चतुर्थक भी होता है, क्विनरी भी होता है, ये नॉर्मली आप लोग नहीं पढ़ते हैं। हाल फिलहाल अभी अपन ज़्यादा लोड नहीं दे रहे हैं आपको, इतना समझ में आ गया कि तीन क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? ठीक है, तो कृषि और उससे संबद्ध जो क्षेत्र होता है, किससे? कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है वो आपका प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। जैसे आप बात करो, एग्रीकल्चर है, फसलों का उत्पादन वगैरह है, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर में आएगा। और ज़्यादा देखें तो नेचुरल जो चीज़ें मिल रही हैं आपको प्राकृतिक रूप से, जैसे मैं कहूँ कि रेत किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? सैंड, मिनरल्स। ठीक है, माइनिंग, माइनिंग समझते हैं ना, खनन। अच्छा चलो, एक बढ़िया प्रश्न, माइनिंग और एस्केवेशन, खनन और उत्खनन में क्या अंतर है? क्या बोला? खनन और एक है उत्खनन। खनन को हिंदी में सॉरी, खनन को इंग्लिश में कहते हैं माइनिंग, और उत्खनन को कहते हैं हम एस्केवेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय माइनिंग एंड एस्केवेशन? तो खनन और उत्खनन में क्या अंतर है? अच्छा, गहराई में जो किया जाता है वो खनन है, वो उत्खनन होता है जो हवा में होता है। अरे बताओ बताओ बताओ। ऊपरी सतह से जो होता है वो उत्खनन, और निचली सतह से जो होता है वो खनन। वाह, एग्जाम्पल? ये किसने कहा आपसे वैसे कि आप ज्ञान दे रहे हैं? बत्ती दे रहे हैं? अच्छा, समझा था, मतलब अभी समझ लिया तुरंत और ज्ञान दे दिया सर को, बहुत बढ़िया। ये भी ठीक है, हमने अभी समझा और अभी ज्ञान दे रहे हैं हम। हाँ भैया, लाइव क्लास वालों बता दो जरा, खनन और उत्खनन एग्जाम्पल बता दो आप तो, बस कि खनन का एग्जाम्पल ये है और उत्खनन का एग्जाम्पल ये। बहुत बढ़िया, गुड। इसीलिए तो मेंस दे रहे हो आप, समझ में आई है मैम, बिल्कुल सही आंसर है। लड़का एकदम होशियारी से पढ़ता है, आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप, बोले। पहाड़ों को तोड़े, हम पहाड़ ना तोड़ें तो? पत्थर को निकालते हैं। क्या कहते हैं आपके ग्वालियर में पत्थर निकालने को? हम्म, माइनिंग, खनन। अच्छा ठीक है। हाँ, और उत्खनन? पत्थर निकाल लिया हमने, खनन कर दिया, अब उत्खनन कराओ, इससे ही पत्थर ही निकालोगे? देखिए, खनन जो होता है ना, जो प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं, जब उन्हें हम जमीन के अंदर से निकालते हैं तो वो खनन कहलाता है। प्राकृतिक पदार्थ में जैसे सोने का, हीरे का, ठीक है, कोई मेटल है, समझ में आ रहा है, रेत का, इन सब का हम क्या कर रहे हैं? खनन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। देखा ना आपने, माइनिंग वालों ने हमला कर दिया, माइनिंग इंस्पेक्टर को पीटा, इस तरीके की जो बातें आती हैं, तहसीलदार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। रेत खनन वाले बहुत खतरनाक है, याद होगा मुरैना का केस, अगर एक आईपीएस जो थे उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, उत्खनन रोकने, क्या खनन रोकने गए थे, और पता चला कि उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अच्छा, अभी बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि उनकी पत्नी आईएएस बन गई है। क्या? ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब उन्होंने ना तो केस पीछे लिया ना कुछ किया, और काफ़ी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई उसके बाद, और प्रेजेंट में वो अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए आईएएस में सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। खनन समझ में आया? तो जब हम लोहा, चांदी, सोना, हीरा, मोती जमीन से जब निकाल लेते हैं, ये जो पदार्थ पदार्थ बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं हम, इस तरीके के जो मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स की माइनिंग होती है। अच्छा, एक और मुद्दा है अभी, तो एक होता है मिनरल्स और एक होता है अयस्क। अच्छा, आप लोगों की अंग्रेजी भी खराब होगी, हम गारंटी ले सकते हैं। एक क्या है? मिनरल, मिनरल मतलब खनिज। एक होता है ओर, ओर मतलब अयस्क। अच्छा, खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है?
ठीक है, तो खनन क्या है? खनिजों को पृथ्वी से खोद कर निकाल लेना। ठीक है, आप गहराई लगा देना। नहीं कोई बात नहीं। अरे गहराई में ही होंगे। अच्छा मान लो हीरा बगल में ही मिल जाए 2-3 फीट पे तो गहराई नहीं है ना लेकिन। चलो कोई नहीं। हाँ, गहराई वहराई शब्द कहीं यूज नहीं होते। तो खनन क्या है? तो खनिजों का प्राकृतिक रूप में जब निकालते हैं तो ये खनन या माइनिंग कहलाती है। जबकि एस्केवेशन, उत्खनन शब्द जो प्रयोग करते हैं जब कोई संरचना या कोई, जैसे कि मान लो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पहले थी, सिंधु नदी में बाढ़ आई, मोहनजोदाड़ो देखी किसी ने मूवी? नहीं देखी? देखी? पूछ कुछ नहीं रहे बस, आप तो हाँ बोल दो, नहीं तो फिर बोले पिक्चर से पूछने लगे। तो मोहनजोदाड़ो मूवी में क्या होता है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे था? कौन सी नदी? ए भगवान, सब मटिया मैट कर दिया। सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे था, और सिंधु नदी को इन्होंने सोना निकालने के चक्कर में क्या किया था, इसका मार्ग बदल दिया था। आपने मूवी में देखा होगा, ध्यान है कुछ? क्या किया था? हाँ बस यही मार्ग बदल दिया था, बाद में बाढ़ आई थी। तो इन्होंने सोना के चक्कर में वो जो ओरिजिनल पाथवे था, उसका नेचुरल जो मार्ग था नदी का, वो परिवर्तित कर दिया। और परिवर्तित करने के कारण बाद में, हर किसी की नेचुरल टेंडेंसी होती है, हम जैसे थे वैसे हैं, तो नदी ने भी अपना मार्ग वापस से वही किया और सब बहा ले गई। सिंधु नदी में जो बाढ़ आई थी उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो तहस नहस हो गई, या इसका पतन हो गया। अब सिंधु नदी के आसपास जो क्षेत्र थे, इसीलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता कहलाए, इंडस और उसके आसपास के एरिया के थे। पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब इनके जो स्थल दब गए थे, ठीक है, डूब गए थे, उन्हें जब निकाला बाहर तो ये कहलाता है उत्खनन, एस्केवेशन। अंतर समझ में आया दोनों में क्या है? कि खनन जो है वो खनिज पदार्थों का होता है, मिनरल्स का होता है, और उत्खनन किसका हुआ? तो ऐसी वस्तुएं, कोई क्षेत्र, कोई सभ्यता जो किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आपदा के कारण जब वो किसी में दब जाती है, पानी में समा जाए या किसी संरचना के नीचे दब जाए, जब उसे दोबारा से खोद कर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं उत्खनन। अब तो बस सीधा बड़े प्यार से बोल देना साहब, जितने भी मिनरल्स निकाल रहे हैं उनका होता है माइनिंग। अरे कुछ नहीं, तो एम से मिनरल्स, एम से माइनिंग। और एस्केवेशन या उत्खनन किसका होता है? तो कोई ऐसी संरचना जो पहले उपलब्ध रहा करती थी और बाद में किसी आपदा या किसी अन्य वजह से जब वो दब जाती है और उसे दोबारा से जब हम खोद कर निकालते हैं तो वो उत्खनन कहलाता है। समझ में आ गई गहराई और उथली? तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो, ये तो हुई बात आपकी किसकी? खनन की और उत्खनन की। बोलो भाई लाइव वाले बच्चों, क्लियर है? तो एस्केवेशन का एक एग्जांपल क्या हो गया हमारा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा। अब जितने खोदना हो आपको, हड़प्पा खोदो, मोहनजोदाड़ो खोदो, जो खोदना है खोदते रहना, खोद लोगे। और माइनिंग का क्या हो रहा है? तो खनन किसका हो रहा है? तो मिनरल्स या खनिज पदार्थों को जब हम बाहर निकालते हैं तो ये कहलाती है आपकी माइनिंग। एक बार यार लाइव वाले रिप्लाई कर दो, कुछ लगे कि हाँ आप लोग सुन रहे हो हमारी बात। ठीक, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े हम। तो फिर प्रश्न बन जाता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर्स, तो खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? अच्छा साइंस भी है ये, इकोनॉमी तो है ही। अच्छा ये किस सेक्टर में आएंगे आपके? प्राथमिक क्षेत्र होंगे ना, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं ना। ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह किस में आएगा आपका? एग्रीकल्चर है, रेत है, बालू है, खनिज पदार्थ है, ये सब किस में? प्राइमरी सेक्टर हैं आपके, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब ये जो मिनरल्स हैं और ओर्स हैं, अब एक स्टेटमेंट आता है बड़ा प्यार से, सभी अयस्क खनिज होते हैं या सभी खनिज अयस्क होते हैं या सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं या सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। चार होगा एक की जगह, ये बताओ क्या सही है?
क्या सुना है बचपन से आपने? सभी अयस्क या सभी खनिज अयस्क होते हैं? क्या सही है? सभी खनिज अयस्क होते हैं, पक्का? पहली बार सही था, पहला वाला सही था। हाँ, जिंदगी में हमेशा पहला ही सही होता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये है पूरा स्टेटमेंट, क्या है बोलो? सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ऑल ores are minerals but all minerals are not ores। ऐसे ही आता है, इसका उल्टा स्टेटमेंट भी देते हैं। क्या बोला मैंने? कल से थोड़ा एनर्जी एनर्जी लेके आना इकोनॉमी में थोड़ी सी। हाँ, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है? कितने लोगों को ऐसा लगा कि ये क्या जला रहे हैं? मान रहे हो ये बात सही है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। तो सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कारण बताओ। जैसे ऐसे समझो, लोहा निकाला, लोहे के अयस्क होते हैं, आयरन ओर्स होते हैं। तो आयरन ओर्स किससे मिलेगा? अरे कोई ना कोई खनिज होगा ना। लोहे को जो खनिज होगा उसी से मिलेगा। हाँ या ना? चांदी मिलेगी तो चांदी के खनिज से मिलेगी, चांदी के मिनरल से मिलेगी। सोना मिलेगा तो गोल्ड वाले मिनरल से मिलेगा। लेकिन जितने भी मिनरल्स हैं, अब जैसे मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड है, तो उससे क्या चांदी निकाल लोगे? तो समझ में आई? इसीलिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते, मतलब हर किसी खनिज में अयस्क हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी अयस्क एक्चुअली मिलते हैं किसी ना किसी खनिज से, इसीलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ? एक बार और, कोई नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे लोहे का अयस्क, फिर मैं जैसे जैसे अंदर जाता हूँ ना, मेरे मन का जो अंदर का भाव होता है ना वो जागृत होता है। फिर मन करता है पूछो भाई, चलो बताओ भाई, लोहा किससे मिलता है? अरे लोहे का कोई अयस्क होता होगा, तो लोहे का अयस्क बताओ कौन सा होता है? हेमेटाइट सुना है? मैग्नेटाइट सुना है? हाँ? अरे चलो और छोड़ दो, एल्यूमिनियम सुना है? एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। अरे ये तो सुना होगा, बहुत बार प्रीलिम्स में आया है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है। ठीक है, तो अब एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, मतलब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिल रहा है, Al2O3 2H2O। अब अब मान लो कि भाई, अगर ये खनिज, अब मान लो ये सोडियम क्लोराइड होता, तो क्या हमें कोई अयस्क मिलता? भाई सोडियम क्लोराइड से सोडियम मिलेगी और क्लोरीन मिलेगी। तो समझ में आ रहा है? तो जितने भी खनिज हैं, जरूरी नहीं है कि उनसे हर किसी से अयस्क मिले, लेकिन जो अयस्क हैं वो किसी ना किसी खनिज के ही होते हैं, इसीलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, क्लियर है आपको? अभी समझ में आई कि नहीं आई? भाई लोहे के अयस्क से लोहा मिलेगा ना, लेकिन किसी भी खनिज से लोहा मिल जाएगा क्या? तो इसलिए अब जैसे जो जिसका खनिज होगा उससे वो अयस्क मिलेगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसमें कोई ना कोई अयस्क हो ही हमेशा, लेकिन अयस्क हमेशा खनिज से बनता है, इसीलिए सभी अयस्क खनिज होंगे लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। क्लियर है? चलो, ये हो गई बात आपकी मिनरल और ओर्स की। अब मिनरल्स कहाँ होंगे? तो प्राइमरी सेक्टर में होंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर।
इसे हम बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र। अच्छा शब्द यूज करिए, औद्योगिक सही है, गलत नहीं है बिल्कुल, उद्योग भी सेकेंडरी में आते हैं। उद्योग क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, और अच्छा आपका भी इकोनॉमिक्स है ना? अरे मुझे याद आया आपके बोलने की स्टाइल से। हाँ जी, बताएं जरा, एग्जाम्पल बताइए सेकेंडरी सेक्टर के। आपका तो पीजी भी है ना? अच्छा, लेकिन पता है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स अलग अलग है। मतलब पहले मैं बहुत बोलता था, फिर मुझे मैंने अच्छे से पढ़ा, मैंने कहा नहीं, कॉमर्स अलग होता है, इकोनॉमिक्स अलग होता है ना? बोल दो हाँ, एक ही है। हाँ ठीक है। एक नहीं बोलना, नहीं तो क्वेश्चन और पूछेंगे हम। तो है एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू, बट एक्चुअल में चीजें होती हैं, थोड़ी डिफरेंस होती है। मतलब इकोनॉमिक्स में कॉमर्स आ सकता है, लेकिन कॉमर्स में पूरे तरीके से इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकता है। चलो, तो सेकेंडरी सेक्टर जो है, इसे आप एक नाम दे दीजिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। क्या है? मैन्युफैक्चर, यानी कि मैन्युफैक्चर समझते हैं, विनिर्माण, निर्माण नहीं, विनिर्माण। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आती है। मतलब प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों का यूज करते हुए जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। एग्जाम्पल दे देते हैं, रेत गिट्टी मिला के, सीमेंट वीमेंट मिला के हमने घर बना लिया, बिल्डिंग बना दी, तो बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग आपका सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, बन गई बिल्डिंग, तो हो गया विनिर्माण, निर्माण नहीं, मैन्युफैक्चर कर लिया। जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी। हम बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, विनिर्माण उद्योग है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मतलब हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, अब कुछ भी मैं तो कह रहा हूँ ना, आप जैसे आटा से आपने ब्रेड बना ली, तो आटा किस में आएगा? आटा प्राथमिक में है कि सेकेंडरी में? और गेहूं किस में है? गेहूं फर्स्ट में है, लेकिन आटा सेकेंडरी में। और ब्रेड, ब्रेड भी सेकेंडरी में। और सैंडविच, जाओ खा के जाओ, ये सब भी किस में है? सेकेंडरी में है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई रेत सीमेंट ईमेंट लगा के आपने घर बना दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया। आपने गेहूं, गेहूं रॉ मटेरियल है ना, तो रॉ जितने भी होते हैं नेचुरल कंडीशन में जो होते हैं वो सब प्राइमरी होते हैं। अब गेहूं, आटा प्राइमरी नहीं है? अच्छा, फिर जैसे ही आटा से ब्रेड बना दो तो लोगों को लगता है और तीसरे में पहुंच गया होगा ये। वो वहां से क्यों कंफ्यूजन है? आटे से ब्रेड बनाना वो क्या है आपका? वो पता है कैसे गलत होता है? फूड प्रोसेसिंग से गलत करते हैं लोगों से। खाद्य प्रसंस्करण एक अलग चीज है। तो फूड प्रोसेसिंग अगर उसमें ऐड कर दी लोगों ने, तो वो पता चले कि थर्ड पे पहुंच जाएंगे, वो टर्सरी पे पहुंच जाएंगे। तो उसको नहीं करना है। ठीक है, सेकेंडरी क्लियर हुआ? मतलब उद्योग वगैरह जो है, इंडस्ट्रीज जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो सब आपकी सेकेंडरी में आती है। टर्सरी क्या होता है? तो टर्सरी के लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम कहें सर्विस सेक्टर। क्या? सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा ये? सर्विस सेक्टर जो है वो टर्सरी के अंतर्गत आएगा। मैं आपको अभी वो बता रहा हूँ जिससे आप बोल पाए इंटरव्यू में भी, एग्जाम प्रीलिम्स में भी आप कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अच्छे से। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या? जो रॉ मटेरियल से संबंधित हो, जो नेचुरल सब्सटेंस से संबंधित हो, इनका प्रयोग करते हुए जब हम दूसरी वस्तुओं को बनाते हैं तो वो सेकेंडरी में आता है। इसीलिए सेकेंडरी को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर, विनिर्माण। ठीक है, और तीसरा जो होता है टर्सरी, यानी कि तृतीयक क्षेत्र जो होता है, सामान्यतः हम इसे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जैसे आप ताज होटल में जाइए, बढ़िया डिनर बुक करिए, बुफे बुक करिए, तो आप कैसे क्षेत्र में हैं? तीसरे में। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन किस में आएगा? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सेक्टर बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी? टर्सरी, बिल्कुल तृतीय। अरे टीटी याद रख लो, कुछ नहीं तो। वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना भाई। यहाँ से आपको लाल घाटी छोड़ देगा कोई, ठीक है, ज्यादा होगा तो बैरागढ़ छोड़ देगा कोई, ये तो चीचली छोड़ देगा। बस इतना ही होगा ना। ले जा रहा है ना भाई, कंडक्टर बिठा के ले जा रहा है, बस ड्राइवर चला के ले जा रहा है, तो वो क्या दे रहा है? ठीक है, जैसे रेड बस है, तो रेड बस आपको क्या दे रही है? सर्विस दे रही है।
होटल इंडस्ट्री किस में आएगी, रेस्टोरेंट किस में आएंगे। ठीक है, तो सर देखो ऐसे ही तो फंसते हैं क्वेश्चन। अच्छा मजेदार बात ये है कि लोगों से बोलो 10 एग्जाम्पल लिख दो, 100 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझो तो आपको। अच्छा एक और बात, कृपया बुरा ना माने, आप लोगों को ना स्कूल में या कॉलेज में ना किसी ने पढ़ाया ढंग से नहीं है, मतलब, या आपने नहीं पढ़ा जो भी कह लें, दोनों स्थितियों में से जो भी पहली दूसरी बात हो, लोग ना मतलब व्यवहारिक नहीं बताते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत रट लिया फिर कंफ्यूजन की क्या हो गया। आपको दिमाग में ये रखना है, जहां जहां सर्विस देने वाली बात होगी वो सब सेवा क्षेत्र है, तो टर्सरी में आएगा। बस दिमाग ये लगाना कि ये सेवा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विस दे रहे हैं, भाई फीस ले रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, तो सर्विस दे रहे हैं ना, तो कैसा हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया। रेलवे किस में आएगा, भाई अब अभी क्या बोले, ट्रांसपोर्ट अलग है क्या रेलवे से, हम एरोप्लेन में बिठा दें आपको, अच्छा ऐसे ही घुमा देते हैं बिना मतलब का, बोले शिपिंग इंडस्ट्री, अरे शिप ले जाएगा ना ट्रेवलिंग पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये टर्सरी होगा। भाई ट्रांसपोर्टेशन तो करेगा ना, यहाँ से यूएसए भेज दो डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ सोना, पता है भारत कितना सोना आ रहा है आजकल, आपने देखा एक वीडियो चल रहा है बहुत, भारत कह रहा है तुम टैरिफ बाद में लगा लेना, पहले हमारा सोना दे दो, वो कह रहा टैरिफ लगाए बिना हम सोना देंगे नहीं। भारत में सोना ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी 90 है, 93, हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, जो भी है 93, 1 लाख, लेंगे कैसे लोग यार सोना, मुद्दा ये है। हम आज भी याद करते हैं, काश हमने अपनी शादी में बहुत सारा सोना दिलवा दिया होता अपनी मैडम को, मतलब बहुत सस्ता था सोना उस समय। ठीक है, मतलब आप समझो, आप बात को, 6,000 इतना सस्ता कभी नहीं देख पाया होगा हम सब। ठीक है, आप मतलब हमें बता रहा हूँ कि 30,000 के आसपास था मेरी शादी 17 में जब हुई थी, तब 30,000 के आसपास सोना था, मतलब एग्जैक्ट इसी के आसपास जो भी है। अब आज सोना 90,000 है। इतनी ग्रोथ कहाँ हुई यार किसी सिस्टम की, मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया गोल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया ये टर्सरी सेक्टर क्लियर हुआ कि टर्सरी में क्या होगा, तो सर्विस सेक्टर जो है वो आपका रहेगा। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, तो नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल जो पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ और प्रकृति से जो हमें सीधे प्राप्त हो जाते हैं, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री, माइनिंग, और ये सब जो नेचुरल सब्सटेंस हमें मिलते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, विनिर्माण उद्योग वगैरह आते हैं, और टर्सरी मेनली सर्विस सेक्टर होता है। अब मुझे ये बताओ कि कोई देश अगर विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्री में कौन सा क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण होगा। अच्छा मैं एक बोलूं कि भाई जैसे मान लो कि, मैं क्वेश्चन सुनना अच्छे से आप लोग, अब इंटरव्यू में पूछा गया है चूंकि ये, कि अगर कोई देश है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र बहुत विकसित है, और एक देश है जिसमें तृतीयक क्षेत्र बहुत विकसित है, और एक देश है तीसरा जिसमें द्वितीयक क्षेत्र बहुत विकसित है, ठीक है, तो तीनों में से विकसित देश की श्रेणी में कौन सा देश आएगा, मतलब कौन सा आएगा, जिसमें प्राइमरी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, जिसमें द्वितीयक क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, या जिसमें तृतीयक क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जिनमें सबसे ज्यादा डेवलप होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा, जिसके अकॉर्डिंग कोई देश जो है वो डेवलप कंट्री के रूप में, विकसित देश के रूप में होगा। लॉजिक है कोई। हाँ, क्या। लाइव में क्या बोल रहे हैं बेटा, बोलिए, कौन सा सेक्टर। ठीक है, तो अगर कोई देश विकसित है तो उसमें सर्वाधिक विकसित क्या होगा, टर्सरी, ध्यान रखना है। अच्छा लोग पता है कैसे चलते हैं, लोग बोल रहे हैं उद्योग होंगे तो विकसित होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जहां आपका टर्सरी सेक्टर, याद रखना गलती नहीं होनी चाहिए, अभी तक इकोनॉमी का यही कॉन्सेप्ट है, भविष्य में बदल जाए तो बात एक अलग है, लेकिन एट प्रेजेंट आज 24 मार्च 2025 को
आज की अगर हम बात करें तो जिस देश का टर्शियरी सेक्टर जितना ज्यादा विकसित होगा वो देश उतना विकसित होगा, और जिसका टर्शियरी सेक्टर अच्छा होगा उसका सेकेंडरी भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा ही होगा। भाई फैक्ट्री लगेगी तो फैक्ट्री में सर्विस नहीं देगी क्या? एम्प्लॉय नहीं होंगे, और एम्प्लॉय जो होंगे वो टर्सरी के होंगे। याद रखना। बिल्कुल, और जिस देश का प्राइमरी सेक्टर जितना ज्यादा विकसित होगा वो उतना कम विकसित होगा। ठीक है, और हम बीच में खड़े हैं, ना हम विकसित हैं ना अविकसित हैं, हम बीच में हैं। कैसे हैं हम? विकासशील हैं, तो मतलब हम इसके और इसके बीच में झूल रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ टर्सरी सेक्टर बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली, सबसे ज्यादा योगदान भी हमारे यहाँ टर्सरी सेक्टर का ही है, सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन तब भी हम विकसित देश नहीं है। याद रखिएगा अच्छे से, हम कैसे देश हैं आज की कंडीशन में? कैसे हैं? विकासशील देश हैं, डेवलपिंग। हम और चाइना बेचारे, हम लोग खूब विकास करते जा रहे हैं, विकास और शील आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, एशिया का एकमात्र विकसित देश जो है वो जापान है। ठीक है, और कोई भी देश एशिया में विकसित नहीं है, तो कोई गुरु ज्ञान ना दें, जबरदस्ती ना करें कि नहीं हमारे यहाँ तो टर्सरी सेक्टर बहुत है। ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है कि टर्सरी सेक्टर अगर विकसित ज़्यादा होगा, ज़्यादा योगदान होगा, तो वो देश विकसित होगा, और जिसमें टर्सरी सेक्टर का योगदान जितना कम होगा और प्राइमरी का जितना ज़्यादा होगा वो देश उतना कम विकसित होगा। और विकासशील भी नहीं, वो तो वैसा ही होगा, अविकसित देशों की कंट्री में कैटेगरी में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेक्टर्स क्लियर हैं? पहले ये बताइए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इतनी बात क्लियर? हाँ जी। तृतीयक, हाँ, ऐसे ही आया है। हाँ, तृतीयक नहीं बताया था उसने? अच्छा भूल गई थी। ठीक है भाई, तृतीयक क्षेत्र। चलो ये हो गया आपका, क्लियर है? लाइव में बेटा आप लोग बता दो जरा, सेक्टर्स क्लियर हैं आपको? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, माइनिंग और एक्सकेवेशन क्लियर है? चलो, मिनरल्स और ओर्स क्लियर हैं? आ जाते हैं बात। अब दो चीजें जो बची हैं, एक है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। बताओ क्या होती है मुद्रास्फीति? ये तो हमने आपको बताया भी है। अधूरा रह गया था इसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं महंगाई डायन। ठीक है, तो महंगाई डायन खाई जाए वाली है ये, मतलब सामान्य भाषा में महंगाई है, लेकिन आपको बताना है मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति वह अवस्था होती है, अब सीधी बिल्कुल सामान्य सीधी बात लिखिए, सीधी बात, नो बकवास। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में कमी, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और सर्विसेज नहीं भी, क्योंकि गुड्स होगी तो सर्विसेज होगी। तो अगर बहुत सिंपल सा, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में कमी क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। आप बहुत प्यार से समझ लो कि जो पेन पहले 2 रुपए का आता था, आज वही पेन 5 रुपए या 10 रुपए का है। तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि भाई 2 रुपए का पेन कितने का हो गया। मान लो 5 रुपए का ही कर लें, ज़्यादा महंगा ना कराएं चीज़ें। तो 2 रुपए की चीज़ 5 रुपए की हो गई। मतलब पहले जिस 2 रुपए में एक पेन आ जाया करता था, अब उसी पेन के लिए आपको 5 रुपए खर्च करने हैं। यानी कि निश्चित रूप से ये वस्तु जो है वो महंगी हो गई है, यानी मुद्रा के मूल्य में सापेक्षिक कमी हो गई। भाई जिस मुद्रा में उतने पैसे 2 रुपए खर्च करके आपको एक पेन मिल जाता था, अब आपको 5 रुपए खर्च करके एक पेन मिलेगा, यानी वस्तु की मूल्य में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में कमी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ऐसे समझ लो कि जो कीमत पहले 2 रुपए की एक पेन की होती थी, अब वो पेन 5 रुपए का हो गया। मतलब आज के 5 रुपए पहले के 2 रुपए के बराबर हो गए, यानी सापेक्षिक रूप से कमी हो गई। समझ में आ रही है बात? और ज्यादा ऐसे नहीं समझ में आता है। मान लो पहले क्या होता था कि 5 पेन
20 रुपए के आते थे। अब 4 पेन जो हैं वो कितने के आते हैं? 20 रुपए के आते हैं। यानी 20 रुपए में पहले हमें 5 वस्तुएं मिल जाती थी पेन के रूप में, अब हमें 20 रुपए में सिर्फ 4 पेन मिल रहे हैं। यही निश्चित रूप से आपको समझ में आया कि 20 रुपए की वैल्यू पहले से कम हो गई, क्योंकि पहले हमें 5 पेन मिल जाते थे, अब हमें 4 पेन मिल जाते हैं। जो एग्जाम्पल आपको सेट करना है वो आप कर लो। आपने जो देखा हो पेन की वैल्यू समोसा की, जो आपको पसंद हो, कि भाई पहले समोसा 5 रुपए का मिल जाता था, आज समोसा 20 रुपए का मिलता है, ऐसे कर लो। समझ में आ रहा है? जितनी मुद्रास्फीति बढ़ानी हो आप बढ़ाते रहो। तो क्या हुआ, मुद्रास्फीति का सामान्य क्या लिखेंगे डेफिनेशन? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में कमी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी या करेंसी एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। और इसीलिए आप देखिए कि आरबीआई की जो पॉलिसीज होती हैं वो हमेशा, आप देखना जब जब बात होगी हमेशा एक ही बात होगी कि नहीं, मुद्रास्फीति नहीं बढ़ने देनी है। अब सामान्य रूप से लोगों को समझ नहीं आता कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन क्या, तो बड़े प्यार से सीधा बोलते हैं आरबीआई गवर्नर, महंगाई को कंट्रोल करना हमारी प्राथमिकता है। सरकार का अगर कोई मंत्री होगा तो वो भी क्या बोलेगा? महंगाई को नियंत्रित करना है, और महंगाई मतलब इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात? हम्म। क्या? देखो, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने, पहले तो ये बताओ, आप ऐसे समझो, पहले मुद्रास्फीति की परिभाषा क्लियर कि मुद्रास्फीति होती क्या है, लाइव में सभी को क्लियर है ना? अब अगर हम इसी चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें, अब हम आपसे जैसे पूछें कि मुद्रास्फीति को बढ़ने के कारण, ठीक है, रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन, कौन से ऐसे कारक या कारण हैं जो मुद्रास्फीति के बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं? कैसे बढ़ेगी मुद्रास्फीति, महंगाई कैसे बढ़ती है? बहुत सीधा मीन्स में क्वेश्चन आया है, बहुत सरल आंसर है। आप बोलिए, आप लोग थोड़ा सा बोलने की आदत डालिए। और अब क्योंकि अच्छा, यहाँ कुछ रटने वाला नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बस सिर्फ समझने वाली हैं। अगर आप अच्छा समझ गए तो आप लिख ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, इंटरव्यू में बोल भी लेंगे। भाई जैसे आप बस एक आप कोई भी एक चीज उठा लो, कुछ भी। भाई महंगाई, अगर आप देखो कि महंगाई या मुद्रास्फीति क्यों बढ़ रही है, ठीक है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण हैं क्या क्या? आप कोई एक एग्जांपल सेट कर लो, आपको जो पसंद हो। ठीक है, एक कोई भी चीज आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा बहुत बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। भाई आप एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई चीज महंगी कब होती है? हाँ, हम तो कह रहे हैं कमी ना आए, हम तो कह रहे हैं मांग बढ़ जाए। मांग बढ़ गई ना, समझना, इंक्रीज द डिमांड, मांग में वृद्धि हो जाए, उल्टा कर दो। दूसरी बात क्या है? डिमांड और सप्लाई, सप्लाई समझते हैं ना, मतलब क्या? पूर्ति, उपलब्धता। या तो डिमांड बढ़ा दो या सप्लाई घटा दो। भाई जैसे आपसे समझना अच्छे से, अभी गर्मियों में टमाटर जो है वो आसमान हो जाता है, क्यों? आप ध्यान रखना, कई लोगों को लगता होगा डिमांड बढ़ गई, नहीं भाई साहब, क्या जनसंख्या बढ़ गई सर्दी से गर्मी तक आते आते? क्या हुआ है? उत्पादन कम हुआ है, मतलब बेसिकली उत्पादन तो जो था वही, उपलब्धता कम हो गई। कि गर्मियों में टमाटर थोड़ी उगते हैं उतने, जितने टमाटर, देखो आप अक्टूबर में टमाटर लोगे, फिर दिसंबर में टमाटर लोगे, जनवरी में टमाटर लोगे, और अब मार्च में टमाटर लो आप। आपको अंतर समझ में आता होगा कि टमाटर बिल्कुल महंगाई डायन खाए जा रहा वाला टमाटर हो जाता है ये। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ आपकी सप्लाई कम हो गई है,
डिमांड तो जनसंख्या है तो है ही। ठीक है, अब और क्या हो सकता है जनसंख्या वृद्धि हो जाए? अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी देखो आप, आम आ रहे हैं, कितने रुपए किलो हैं? क्वेश्चन पूछो पहले कि कौन सा आम सर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप बता पाओगे ना कि आम कौन सा। ठीक है, दशहरी। ठीक है, अब चौसा। ठीक है, फिर मैं बोलूँ अल्फांसो। तो अलग अलग कहानी है। अभी उस दिन मैं गया एक शॉप पे तो बोलता 2,000 रुपये किलो है। मैं कहा बहुत बढ़िया, आम नहीं खाएगा व्यक्ति, ऐसे आम खा के कहाँ जाएगा जो 2,000 रुपये किलो मिले। समझ में आ रही ना? और बड़ी बात, जो आप कौन से सबसे ज्यादा खाते हो अपने भोपाल में, सबसे ज्यादा आम कौन सा आता है वो? चौसा नहीं, चौसा तो लास्ट लास्ट में। लंगड़ा। और कुछ भी बोलते हैं ना इसको, बादाम, बादामी। बादाम जो होता है ना वो पैसे, अगर आप थोड़ा सा आने लगेगा ना, जैसे ही थोड़ा सा और होगा मई जून, तो ये कितने रुपए किलो आता है? 30, 40, 50, 60 ऐसे चलता है। अभी कितना चल रहा है? 250, 200। क्यों है ऐसा? देखो, एक तो क्या है, डिमांड है, सप्लाई कम है। और बड़ी बात आप देखिए, मान लो कि आप सब्जी मंडी जाते हैं, एक व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ आम है और आप 20 लोग हैं जिन्हें आम खरीदने हैं। इवन आप कैरी खरीदो, अभी कैरी भी कितने रुपए किलो होगी? मतलब 100 रुपए किलो से कम सस्ती तो कैरी शायद कहीं। अब आप सीधे कहाँ चले जाओ, करौंद मंडी, तो एक अलग स्थिति है। नॉर्मली आप चूंकि करौंद मंडी तो रोज जाओगे नहीं, क्योंकि 200 रुपए की पेट्रोल डालोगे अगर आप 100 रुपए के आम खरीदने जाओगे तो। वो भी एक मुद्दा है ना कि आप कहाँ रहते हो। करौंद में रहने वाले लोगों के लिए फिर भी सस्ता हो सकता है देश अभी। तो अब अगर आप मान लो 10 लोग हैं जिन्हें कैरी खरीदनी है और एक, क्या? अच्छा, आप रहती हैं तो आप ही ले आना हमारे लिए आम। कितने रुपए किलो मिलते हैं? कितने? 180, फिर क्या फायदा आपको करौद में? लो यहाँ 120, हम नहीं जाएंगे। वहाँ भी ऐसे बस 40 रुपए का फायदा है। एक काम करते हैं, वहीं जाते हैं, कल हम सुबह बेच देंगे सारे लाके। होशंगाबाद रोड पे सबसे महंगा एरिया होगा तो जनसंख्या वृद्धि बेसिकली क्या हुआ कि डिमांड है और सप्लाई कम है। तो अगर आप डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा किसी भी चीज का। टमाटर का, आम का, ये तो मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ वेजिटेबल्स की। अब आप प्रोडक्ट की बात कर लो। भाई जैसे मान लो गेहूं का उत्पादन कम हो जाए, ठीक है, फसलों का उत्पादन कम हो जाए तो क्या हुआ? सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई। सरकार क्या करती है? इसीलिए तो इम्पोर्ट करती है। और बड़ी बात, जैसे कि अब डेली रूटीन की बात करें तो वस्तुओं की कीमतें बढ़े ना तो सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है। समझना, देखो सब्सिडी का कैसे महंगाई रोकने से संबंध है। सरकार ने किसानों को, मान लो कि बाजार में 1,400 रुपए, अब तो 1,400 का गेहूं कितने रुपए क्विंटल चल रहा होगा? 2,600 चल रहा है मार्केट में या मंडी में? मंडी में 2,400। ठीक है, 2,400 अगर गेहूं चल रहा है मंडी में तो, और सरकार ने मान लो उस पर 200 रुपए क्या दे रखा है? सब्सिडी नहीं, यहाँ क्या बोलते हैं, सरकार क्या देती है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मान लो 200 रुपए का उन्होंने, सरकार ने एमएसपी दे रखा है, तो सरकार जो खरीद रही है, मान लो मंडी में खरीदेंगे तो 2,600 में खरीदेंगे। एक, हर एक फसल का एमएसपी पे क्लियर है। तो अब अगर सरकार उसे, जो 2,400 चल रहा था नॉर्मली थोक में मंडी में सब कुछ, हो सरकार ने उसे कितने में खरीदा किसान से? 2,600 में। बोल रहे होगे सरकार कितनी बेवकूफ है कि जो चीज खुले में 2,400 बिच रही है उसे सरकार कितने में ले रही है। अगर वही वो खुली मंडी में बेचने जाएगा तो उसे गेहूं कितने में मिलेगा? 2,400 में ही उसे बेचना होगा किसान को। लेकिन अगर वो सरकारी मंडी में जाता है तो वो किससे? 200 रुपए में। एक बता रहा हूँ, 200 रुपए है या नहीं मुझे नहीं पता, अभी उस पर जाना नहीं है, ऐसे सबके आपको एमएसपी नहीं याद करने होते। तो 200 रुपए सरकार ने बियर किए, तो एक तरीके से क्या हुआ? राजकीय सहायता हो गई है। तो अब इससे ये मंडी से खरीदेंगे। अब मंडी का गेहूं कहाँ जाएगा? गोदाम में। गोदाम कौन से? जो आपके पास है कोचिंग के, एफसीआई।
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई के जो गोदाम है जो है एफसीआई में ये जमा हो गया। ठीक है, आपने देखना होगा अब जब जब अभी जैसे अब शुरू होगी ये पूरी कहानी, लेने की लाइन लगी होगी मंडी में लोगों की बेचने की। कारण क्या है, ओपन मार्केट में बेचेंगे तो वो फसल, वो जो गेहूं है या चना है या कुछ भी है, सब पे सरकार ने थोड़ा एमएसपी निर्धारित कर रखा है। तो नॉर्मल मार्केट वैल्यू से एक्स्ट्रा जो एमएसपी सरकार दे रही है, इसके कारण लोग मंडी में बेचेंगे। किसान मंडी में बेचने से उन्हें एक्स्ट्रा फायदा होगा। भाई एक दिन खड़ी रहेगी गाड़ी और क्या होगा, 2 दिन, लोग 6-6 8-8 दिन लगे रहते हैं लोग वहीं ट्रॉली पे ही सो जाते हैं, और लेकिन हम बेच के यहीं जाएंगे, होता है ना ऐसा। अब डिपेंड करता है मंडी कैसी है। आजकल तो फोन पे भी नंबर लग जाता है, मतलब अपडेशन भी बहुत सारा हुआ है, या मंडी इंस्पेक्टर का भी बड़ा रोल होता है। तो बहुत सारी चीजें अब बेच दिया उन्होंने। इससे कहाँ गया ये मंडी से, अब आ गया ये एफसीआई में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो इनके गोडाउन होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो इनमें ये रख दिया। अब सरकार क्या करेगी इनको रख के। अच्छा, सरकार ने खरीदे क्यों, ये भी तो सोचो। मोदी जी खाएंगे। भोपाल के बगल में सीहोर का सरबती गेहूं मोदी जी को बहुत पसंद है, ऐसा कुछ है क्या। क्या करेंगे, क्यों लिया सरकार ने इतना, खूब सारी खरीदी करते हैं। दो कंडीशन, एक तो बनाते हैं बफर स्टॉक। क्या बनाते हैं, बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक इसलिए जरूरी है कि अगर मान लो अगले साल वर्षा ना हो, अगले साल कोई युद्ध हो जाए, अगले साल मान लो बाढ़ आ जाए, पानी ज़्यादा बरस जाए या सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे देश में लोग भूखे ना मरें, एक निश्चित, सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल से ये सारी कहानी। तो इनका बफर स्टॉक निर्धारित किया जाता है कि इतना बफर स्टॉक हमारे पास होना चाहिए जिससे हम अगले साल अपने देश को आसानी से चला सकें। तो एक किसके लिए, बफर स्टॉक के लिए। अब बफर स्टॉक कंप्लीट कर लिया हमने। अब उसके बाद दूसरी चीज और क्यों खरीद रहे हैं बफर स्टॉक के अलावा भी, तो उसके अलावा गेहूं खरीदने के पीछे या चावल खरीदने के पीछे कारण क्या है। हाँ, तो वो क्या है वो, अब आ जाता है पीडीएस सिस्टम यहाँ से। कौन सा सिस्टम, देखो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर अच्छा पढ़ोगे तो सरल है सब। पीडीएस समझते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कहाँ आ गया भाई सारा। अब सरकार ने जो 2600 रुपए में गेहूं खरीदा था, उसे सरकार देखो अब पीडीएस से कितना सस्ता दे रही है। पीडीएस समझते हैं पहले तो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्या कहते हैं हिंदी में से हम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब जो गेहूं एफसीआई के गोडाउन में था, यहां से गेहूं जो है या चावल जो है, अब ये कहाँ आएगा, या मोटा अनाज जो है ये आएगा आपकी पीडीएस की दुकानों पर। पीडीएस की दुकानों को आप सामान्य रूप में सब लोग कंट्रोल की दुकानों के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते हैं कंट्रोल की दुकान, पीले से कलर की जो बनी रहती है, ठीक है, ज्यादा होता है तो पीला ही पोता होता है, उस पर लिखा होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली कंट्रोल की दुकान। ठीक है, अब इस कंट्रोल की दुकान पर ये आ गया। अब सरकार क्या लेके आई है भारत में, तो हमारे यहाँ कौन सा एक्ट लागू है, फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, 2013। इसे हम क्या बोलते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लागू है, और इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने क्या किया कि इससे, इसके माध्यम से सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो क्या किया, कितनी पॉपुलेशन को कवर किया इन्होंने, पता है कुछ, किसी को, किसी ने पढ़ा है फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजन। नहीं, चलो अभी प्रोविजन पे ज़्यादा अपन लोड नहीं लेते हैं, अभी अपन सामान्य तरीके से इकोनॉमी को समझते हैं तो सरल हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं, दोनों जगह आपको कंट्रोल की दुकानें या पीडीएस सिस्टम मिलता है। तो इसके माध्यम से गरीब लोगों के लिए, निर्धन, बीपीएल सुना है, बिलो पॉवर्टी लाइन, इन लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि इसमें, इस एक्ट के माध्यम से 1, 2 और
3 रुपए किलो। क्या 1 रुपए किलो क्या है? मोटा अनाज, ठीक है, जो कोर्स ग्रेन है आपके। 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल। ये आपको पीडीएस सिस्टम से मिल जाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। मतलब आप समझ रहे हो ना। अब प्रति परिवार मान लो 25 किलो गेहूं मिल गया उसे, ठीक है। तो इस तरीके से 1 रुपए किलो मोटा अनाज मतलब समझ रहे हो? ज्वार बाजरा ये सारी चीजें। गेहूं तो आप जानते ही हैं। और 3 रुपए किलो चावल मिल जाते हैं। आराम से वो जाता है कंट्रोल की दुकान पर, बढ़िया से उसको उसके महीने भर का राशन मिल जाता है। जो गेहूं सरकार ने कितने रुपए किलो खरीदा था अभी? 26 रुपए किलो, जो एग्जैक्टली 24 का था। 200 रुपए वहां गए थे सरकार के, अब उसी 26 रुपए किलो के गेहूं को सरकार ने कितने रुपए किलो में दे दिया? समझ में आ रही है? 2 रुपए किलो में। अब यहां से सब्सिडी समझ में आएगी आपको कि कैसे मर रही है सरकार, कैसे टैक्स देने वाला टैक्स देता रहता है और खाने वाले मजे से खाते हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। हमें क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही कौन से हमारे कहने से सरकार बदल रही है। 2 रुपए किलो में इन्होंने गेहूं दे दिया, ठीक है। अब 2 रुपए किलो आपने गेहूं दिया, जो आपने 26 रुपए किलो खरीदा था, तो 24 रुपए किसके ऊपर आई है? सरकार के ऊपर, ठीक है। तो ये सब्सिडी हो गई एक तरीके से। अब सरकार का बहुत सारा पैसा इसमें खर्च हो रहा है। अब ये तो सब्सिडी का सिर्फ राजकीय सहायता जिसे हम बोलते हैं एक एग्जाम्पल है। अब आप और भी चीजें लेने जाते हो कंट्रोल से। अब आपने चावल लिए, चावल तो और महंगा है कि नहीं है? लेकिन दिया 3 रुपए किलो ये। और शक्कर भी मिलती है यहाँ। अच्छा, साबुन भी मिलते हैं यहाँ। मिट्टी का पेट्रोल नहीं मिलती, कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल समझते हैं? क्या बोलते हैं इसे? घासलेट। हाँ, मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल पे तो और ज्यादा सब्सिडी है। फिर लोग क्या करते हैं, 5 लीटर मिल जाता है एक परिवार को। अब पता नहीं अभी कितना है। हाँ, 107 का। और पता है फिर वो महंगा बिकता है बहुत। कुछ लोग तो जाते हैं लेते हैं और तुरंत बेच आते हैं जाके। मान लो 107 रुपए में खरीदा, हो सकता है 250 रुपए में तुरंत की तुरंत। मतलब ऐसे ही यहाँ ली, यहाँ कैन भराई, ले भाई। अच्छा, और परमिट का खेल है। परमिट समझते हैं? राशन कार्ड, बीपीएल वाला। कई लोग तो बढ़िया बीपीएल का कार्ड बना रखा है, करोड़पति हैं लोग बीपीएल में। उनका कार्ड कोई और ही यूज करता है। अच्छा, आप गांव में जाओ, स्पेशली सरपंच साहब बीपीएल में, विधायक साहब को छोड़ दो, विधायक भी हो सकता है बीपीएल में होते हो, नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, सदस्य, नगर परिषद के सदस्य, ये सब बीपीएल धारी होते हैं। और ये जाते हैं, और ये लोग क्या पता है फिर, जो लोग अब देखो यहाँ से शुरू होती है ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी। सब एक दूसरे से कनेक्ट है। एक जो होता है ना बीच का बढ़िया एकदम, कौन जुगाड़ू व्यक्ति, लाओ राशन कार्ड दो, लाओ राशन कार्ड दो, लाओ राशन कार्ड दो, लाओ। और उसने सेटिंग कर रखी है पीडीएस वाले से। रात को जाएगा, वो हो सकता है 12 बजे जाए, रात को 2 बजे जाए, दुकान खुलती है धीरे से, वो 10 कार्ड लेके जाता है और पूरी एक कैन भरा के ले गया कैरोसिन ऑयल की, और जाके उसने ब्लैक में सेल कर दी। अगर मान लो 1000 रुपए की थी तो उसने एट ए टाइम 3000 4000 की बेच दी। अब 1000 की जगह उसे 1200 की दे दी उसने। 200 रुपए पीडीएस वाले ने खा लिए, बाकी 1800 रुपए वो खाएगा, और काम खत्म। सेम चीज, बोरे के बोरे गायब हो जाते हैं इन सबके। जो लोग हैं ही नहीं, आ ही नहीं रहे हैं, घसीटे राम फलानी भाई दिखाने ये और वो, इनके नाम का परमिट चढ़ रहा है हर साल। ऊपर भी जा चुके हो सकते हैं कई लोग तो। लेकिन पीडीएस में उन्हें हर साल गेहूं, जैसे होता है ना मध्याह्न भोजन योजना में, स्टूडेंट घर पे बैठा होता है, उसमें नाम देखो कितने लोगों के होते हैं। अच्छा, कभी स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती जितने नाम जाते हैं। आप अगर शिक्षा विभाग में संचालक बने, मैंने मोनिका को बोला था, मैंने कहा जाना अच्छे से देखना कितने बच्चे आते हैं, छुपके से जाना और बता के नहीं। गवर्नमेंट में अगर 200 बच्चों का स्कूल है तो पता चले कि 50 बच्चे ना हो पूरे स्कूल में, और आप देखोगे कि 95% अटेंडेंस दिखाई जाती है वहां पे,
और फिर जो बढ़िया उनका जो खाना आता है वो माँ साहब के यहाँ, ठीक है, बढ़िया, मतलब सब में बंदर बांट होती है। तो ये जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस में भयानक भ्रष्टाचार है। और ये आता है आपके सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, कोऑपरेटिव के अंतर्गत। जैसे ये मैडम है, ये हैं, ये भोपाल में असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव है। हमने एक दिन दिव्या को समझाया, हमने कहा देख ताक लेना थोड़ा, यहाँ बहुत बोरियां गायब होती हैं हर जगह। बोली सर हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा तुम्हें ही करना है, हम थोड़ी करेंगे जाके, हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो कहानी है ये बड़ी खतरनाक है। सबसे ज्यादा होता है पहले तो फर्जी बीपीएल कार्ड होते हैं। अब यहीं से क्या चीज शुरू हो जाती है कि गरीबी क्या है, ठीक है, तो पॉवर्टी होती क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके लिए एक रेखा होती है, तो गरीबी रेखा क्या होती है, पॉवर्टी लाइन। और उसके नीचे जो होता है वो बीपीएल होता है। तो सरकार बहुत तंग आ गई, तो सरकार ने कहा एक काम करो, पॉवर्टी लाइन को ऊपर कर डालो। तो सरकार बीच बीच में कमिटियां बनाती है, वो थोड़ा सा इनकम को बढ़ा देते हैं जिससे पॉवर्टी लाइन में लोग कम आए। लेकिन झूठे लोगों का क्या करोगे, सबसे ज्यादा तो फर्जी लोग आते हैं, गरीब तो बेचारा कई बार बीपीएल में होता ही नहीं है। अच्छा, बीपीएल कार्ड के अपने बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन बीपीएल कार्ड जो है वो एक्चुअल जो बीपीएल में आते हैं उनमें से कई लोगों को 20-30% जो बीपीएल में एग्जैक्टली हैं उन्हें तो कार्ड उनका बन ही नहीं पाता, बहुत सारी वजहों से। तो आपको समझ में आया कि फूड सिक्योरिटी, अब इसके माध्यम से सरकार ने क्या किया, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। और खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लोगों को क्या दिया, भोजन दिया। अब ये सस्ता हो गया सब कुछ, देखो महंगाई नहीं बढ़ने दे रही सरकार। दूसरे तरफ से अब पैसा कहाँ से आए, इसको लेने के लिए भी पैसा नहीं है लोगों के पास। तो सरकार कहती है कोई नहीं, आप टेंशन फ्री रहो, हम आपको मनरेगा देंगे। और मनरेगा के अंतर्गत हम आपको देंगे क्या, मनरेगा जो है वो क्या है, रोजगार गारंटी अधिनियम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मनरेगा एक्ट आया कि आपको रोजगार की गारंटी देंगे, वो भी अकुशल रोजगार, कैसा, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट देंगे। और इसके अंतर्गत एक न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित होगी, और इससे ये व्यक्ति जाएगा पीडीएस के पास और मजे से अपना जीवन यापन कर लेगा। अब इसके व्यवहारिक दुष्परिणाम क्या होंगे कि यहाँ आपने दे दिया। अब होता ये कि मान लो आपको 400 रुपये पर डे के मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखना काम कैसे कम किया लोगों ने करना, हलाली कहाँ से शुरू हुई। 400 रुपये मिल गए इसे, गया ये 1 तारीख को मजे से, इसने राशन लिया। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ देखो कैसे काम नहीं करते हैं लोग। अब ये गया 400 रुपये लेके मजे से। अब आप सोच के देखो, 20 किलो ये मोटा अनाज ले लेगा, कितने रुपए का, 20 रुपए का। चलो 25 किलो ये गेहूं ले लेगा, कितने का हो गया, 50 किलो का। मुश्किल से ये 10 किलो चावल खा पाएगा, तो 10 किलो चावल ले लेगा, कितना हो गया, 30, 50 और 20, कितना हो गया, 100 रुपए में इसके अगर 4-5 बच्चे और ये परिवार है तो ये 100-150 रुपए में, 200 मान लो भाई, 200 रुपए में इसके महीने भर के लिए क्या जुगाड़ हो गई इसकी, राशन की। सब्जी नहीं है अभी, ध्यान रखना, नहीं तो। चलो 200 रुपए में तो इसको क्या मिल गया, खाने के लिए हो गया। अब इसको चाहिए सब्जी और तेल और साबुन। अच्छा साबुन भी मिलते हैं यहाँ, ठीक है, शक्कर भी मिलती है यहाँ, तो शक्कर भी सस्ती ले लेगा ये। तो ओवरऑल इसने क्या किया, अब देखना अगले दिन ये काम करने जाएगा पहलवान, 400 फिर मिलेंगे इसको। अच्छा चलो 400 में ये सब्जी अब्जी और रख देगा 1 हफ्ते के लिए ले ला के, ठीक है, हो गया 2 दिन। तीसरे दिन ये जाएगा पहलवान, जब ये काम करने जाता है, अब इसकी जेब में गर्मी आ गई 400 रुपए की। तो यहाँ से शुरू होती है, क्या शुरू होता है, यहाँ से जाएगा वो कहाँ, अब जाएगा वो भाई साहब कहाँ, देसी मदिरा। अच्छा वो लिकर शॉप नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता है वो महंगी है, वो उसके बजट के बाहर है। तो वो जाएगा बढ़िया देसी दारू वाली दुकान पे, महुआ की दारू मस्त पिएगा वो, पौआ अद्धा जो भी है बोतल, डिपेंड अपॉन कंडीशन और मतलब इच्छा शक्ति।
पिएगा, थोड़ा क्षमतावान होगा तो घर तक आ जाएगा, नहीं होगा तो वहीं लुढ़क जाएगा, कुछ तो वहीं गिर जाते हैं। अब ये घर आ गया, घर आएगा तो ये बीबी को पीटेगा, बच्चे को पीटेगा, तो यहां से शुरू हो गई घरेलू हिंसा। अब पर्याप्त पी ली, अब नहीं जाएगा ये काम 2-3 दिन, थक गया हूं मैं, बहुत काम करता हूं, और उसने रख लिए 2-3 दिन के पीने के लायक भी, क्योंकि वो भी सस्ती है उस रेशो में। तो ऐसे आप देखोगे कि सरकार ने जो चीज बहुत अच्छी मंशा से शुरू की, उसकी दुर्भावना। अब जैसे जो लोग जेन्युइन है, अब समझना, ऐसे गरीब मजदूर परिवार के लोग जो अपने बच्चों का भरण पोषण करना चाहते हैं और कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते, अच्छा ये दारू पी के पढ़ा नहीं रहा है बच्चों को, तो इसका पैसा खर्च नहीं होगा, तो इसको गर्मी रहेगी। अच्छा अगर ये समझदार प्राणी होता तो दारू नहीं पीता, ये एडमिशन कराता बच्चे के, अब इसका पैसा कम पड़ जाता, क्योंकि अब बच्चों को पढ़ाएगा तो महंगी है शिक्षा, तो शिक्षा देगा तो समस्या नहीं है। सरकार ने मनरेगा और ये सब शुरू क्यों किए कि महंगाई को कंट्रोल करते हुए लोगों तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित, फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए, और लोगों को जो दे मतलब बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान वाली स्थिति है, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिल गया, ठीक है, खाद्य सुरक्षा योजना से भोजन मिल गया, शक्कर वक्कर यहाँ पे मिल गई। अच्छा और बड़ी बात, स्कूल भी फ्री है अगर पढ़ाना चाहे तो, ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल गई, राइट टू एजुकेशन है। इतनी सारी चीजें भारत जैसे देश में उपलब्ध हैं, लेकिन इसे दारू से फुर्सत नहीं है। अच्छा ऐसे एक मजदूरों का, मैं किसी को देखिए आप समझना, कोई व्यक्तिगत रूप से ना ले, जिसके परिवार में या कहीं मजदूरी करते हो तो बोले सर कितनी दुष्टता से बोल रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत किसी पे कहने का नहीं, जो दारू नहीं पीता उसको कोई बुरा ना लगे, जो दारू पिए मैं 10 बार बोलूंगा लग बुरा, कौन सा मुझ पे केस कर देगा, और कर दे केस, भाई क्या केस करेगा, दारू पी रहे हो, कौन सा तुम ऐसे भागवत कर रहे हो। अब ऐसे दारू पी पी के ये लोग क्या करते हैं, भारत में यहां से जनरेट होती है क्या, कि भारत की जो जीडीपी बढ़नी चाहिए, देखो हम घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, रोज काम करता है ये, तो पर्याप्त कमाता, कुछ सेविंग करता, एटलीस्ट उसका जीवन यापन अच्छे से चलता, पत्नी को कुछ साड़ी वाड़ी भी दिलाता, पिटाई विटाई कम करता, सब कुछ बढ़िया होता, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, दारू पिया और डला रहा। अब इससे क्या होता है, अब ये कैसा हो गया, ये व्यक्ति ना आतताई, या तो ये बहुत ज्यादा क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाला हो जाएगा, तो इसका लिवर खराब हो जाएगा। अब फिर ये लिवर खराब करने के बाद दारू पी के क्या करेगा, ये देसी दारू, इसका लिवर खराब हो गया, और लिवर खराब होने के बाद अब ये जाएगा सरकारी अस्पताल में। अब चूंकि ये बीपीएल वाला है भाई, तो एक और योजना का लाभ लेगा, ये कौन सी है, अरे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, तो अब इसके पास कौन सा कार्ड है, ठीक है, तो ये अब आयुष्मान योजना का लाभ लेगा और 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज कराएगा। फिर अस्पतालों में जो दवाइयाँ खर्च होंगी, जो दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होगा, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पे जो खर्च होगा, वो इस आयुष्मान योजना में लुटवा देगा ये। अब इस आयुष्मान योजना से, दुनिया की सबसे बड़ी योजना, इसको तो फ्री इलाज मिल रहा है। अब फ्री फ्री क्या, डॉक्टर फ्री में कर रहे हैं क्या, डॉक्टर्स को तो एक सैलरी सरकार दे ही रही है गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में जाएगा तो सरकार उसे पे करेगी। अब इस स्थिति में इस योजना पे भी सरकार को पैसा देना है। तो इस तरीके से पूरी कहानी जो है, अब कहाँ से विकसित देश बन जाए भारत, आपको लगता है ऐसी स्थिति में हम विकसित हो सकते हैं, क्योंकि पैसा तो यहीं यहीं चला गया। अच्छा मुद्दे मुद्दे की बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च नहीं हो पाता है, क्योंकि हम इतनी प्रकार की सब्सिडी, और अभी मैंने एक सब्सिडी बताई नहीं आपको, बहुत बहुत पैसा खर्च होता है जिसपे सरकार का, वो कौन सी है, फर्टिलाइजर, उर्वरकों पे सब्सिडी बहुत महंगी है, जो यूरिया की बोरी 200-250 कितने की मिलती है कंट्रोल पे, 266 की, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी मार्केट में, कम से कम 666, और हो सकता है 700 भी हो, और वो मिल कितने की रही है, 266 की। अब 266 की जो आपको मिल रही है यूरिया की बोरी, वो है कितने की, 650 की मान लो, 650 की चीज आपको फिर 250 में मिल गई, 266 को 250 मान लो थोड़ी देर के लिए, 250 में मिल रही है आपको 650-700 रुपए की चीज, यानी फिर से ये 450 रुपए कहाँ चले गए, अरे सरकार के गए, फिर सब्सिडी दी सरकार ने, तो उर्वरक सब्सिडी, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होगा दुनिया के अन्य देशों से हमारा, तो फिर बीच में आएगा WTO,
WTO कहेगा भाई साहब थोड़ी सब्सिडी कम करो। भारत सरकार बोली कि हम सब्सिडी कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सब्सिडी कम की तो हमारे तो सारी व्यवस्था ढह जाएंगी, क्योंकि 650 की बोरी खरीदने की स्थिति नहीं है किसान की। सच्ची बात यही है। अब ऐसी सारी स्थितियों में हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना ज्यादा ओवरबर्डन हो जाता है कि जिसके कारण हम चाहें भी तो हम सरप्लस हो नहीं सकते। और फिर भी भारत महान देश है कि इतनी सारे टेंट्रम और इतनी सारी समस्याओं के बाद भी हम धीरे धीरे, तो इसीलिए हम कैसे हैं, विकासशील हैं। विकसित तो नहीं हो सकते इस स्थिति में, क्योंकि संभव ही नहीं है इस स्थिति में विकसित होना। तो अच्छी बात पता क्या है, जैसे कि अगर साइंस पढ़ते हो ना तो पूरी बॉडी एक जैसे स्थिति में काम करती है, ऐसे पूरा देश का सिस्टम, हर एक चीज आपकी एक दूसरे से कनेक्ट है। अब टॉपिक आ गए देखो आपके, एक टॉपिक है गरीबी क्या है, गरीबी को मापने के पैमाने क्या है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, इसके प्रोविजंस क्या होते हैं। तो बड़े प्यारे से प्रोविजन है, 1 रुपए किलो मोटा अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, प्रति परिवार 25 किलो दे देंगे, ठीक है ना। 2/3 जनसंख्या को हम शामिल करेंगे, शहरों गाँव की 75%, शहरों की 50% जनसंख्या को शामिल करेंगे, तो खत्म हो गया फूड सिक्योरिटी। अरे सब पढ़ाएंगे, रुक जाओ आप, इतने जल्दी क्या है, वो तो मैं तो बस ऐसे ही सुना रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी यहाँ काम करती हैं। फिर PDS क्या होता है। अब जैसे आपसे पूछा जाता है PDS के चैलेंजेस क्या है, अब आप समझ गए होंगे कि क्या चुनौतियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैलेंजेस या ड्रॉबैक ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या चैलेंजेस हैं। फर्जी BPL कार्ड सबसे पहला चैलेंज। भाई सही बेनिफिशियरी नहीं है, भाई जो वास्तव में लाभार्थी होने चाहिए सही लाभार्थियों का अभाव, झूठे बेनिफिशियरी जो है फॉल्स बेनिफिशियरी को लाभ हो रहा है। फिर इस पे सरकार का एक बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है। फिर गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की दुकानों में बहुत सारा करप्शन और विद्यमान है, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। तो ये सब आपके क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चैलेंजेस हैं। फिर बोलेंगे उपाय क्या है, तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि भैया PDS में ये समस्या है, आप बताओ क्या उपाय है। जिनको कोऑपरेटिव मिला होता है उन लोगों के लिए बड़ी समस्या होती है ये भविष्य में, क्योंकि ज़्यादातर PDS की दुकानें जो हैं वो बाहुबलियों के पास होती हैं। कोऑपरेटिव में अब जो सोसाइटी बनती है ना, सहकारी समितियां जो बनती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आज भी 80 to 90% वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं और गुंडे होते हैं। सीधे शब्दों में बोलें तो मैक्सिमम लोगों में, चाहे आप भोपाल की कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर लो या कहीं की भी, आपको कोई ऐसे फिल्मों में ही दिखते हैं वो आदर्शवादी पुरुष स्त्रियां। बाकी सब जगह क्या होता है कि जो बाहुबली होते हैं वही PDS सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं, किस रूप में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये डिसाइड करती है कि कंट्रोल की दुकान किसको मिलनी है। तो उस स्थिति में क्या होता है, शक्कर के बोरे किनके घर जाएंगे, उन्हीं के घर। तो ऐसा सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से चलता है। ये सिस्टम मैंने आंखों देखा है, इसलिए मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ इसको कि कैसे होता था। अगर आपको जैसे आपके घर में शादी है, किसी अधिकारी घर में शादी है, फिर देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या वर्क करती है। मान लो इन्हीं मैडम के घर में किसी की शादी आ जाए, तो पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करे, अरे मैडम आप तो आज्ञा दो, क्या क्या भेजना है, कितना भेजना है, बस आप ये बता दो, और कब भेजना है। आप बोलो अभी आ जाएगा। अब ये जाना किसके लिए चाहिए था, BPL वालों के लिए। किन के यहाँ जा रहा है, बोलना नहीं किन मैडम के यहाँ, ऐसे नहीं बोलना होता है, ठीक है। समझ में आ रही ना। तो ऐसे ही जाती हैं चीजें। तो इस तरीके से ये जो PDS सिस्टम जो गरीबों के लिए एक्चुअली बनाया गया था, वो प्रशासन, नेताओं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके माध्यम से ये बाइफरकेट हो जाता है, करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। और बहुत बड़ा करप्शन यहाँ पे विद्यमान है, बहुत बड़ा, मतलब आप सोच नहीं सकते जितना बड़ा। जैसे आपको कुछ चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसकी चीज़ें इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर देता है। अब ये यहाँ से क्या हुआ कि इनने क्या किया, हमारी आयुष्मान योजना तक जब ये पहुंच गए तो भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया इन्होंने, हर तरीके से। एक तो यहाँ ये काम नहीं कर रहा है, दूसरा ये दारू पी रहा है, तीसरा ये हमारा ये सस्ता अनाज खा रहा है, ठीक है, चौथा ये बीमार हो रहा है। तो हर तरीके से अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ नहीं होगी। अब जब ये भाई काम करता तो किस में योगदान देता है ये, GDP में। तो यहां से आपका आ जाता है क्या, सकल घरेलू उत्पाद। कैसे होता क्या है, तो एक देश की घरेलू सीमा के भीतर
उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। यही याद रखना, बस यही सही है, एकमात्र सही। फिर से बोलता हूं मैं, क्या है जीडीपी? एक देश की घरेलू सीमा के भीतर, सब लिखवा दूंगा, अभी सुन लो अच्छे से, थोड़ा समझ लो, क्योंकि अभी सिलेबस भी बचा था, अभी तो सिलेबस के चक्कर में यहाँ आ गए हम। एक देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सामान्यता एक वर्ष में क्या क्या हो गई? पहली चीज, डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, तो एक देश की घरेलू सीमा है एक। टेन्योर कितना है? नॉर्मली 1 ईयर। और किसकी बात कर रहे हैं? तो कौन सी वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो तीन कंडीशन यहाँ जीडीपी में लागू हुई, कौन कौन सी? समझना आप अच्छे से। जीडीपी में हमने क्या तीन कंडीशन बताई? एक तो टेन्योर कितना? 1 ईयर का। और क्या कह रहे हैं? डोमेस्टिक बाउंड्री, ठीक है, ऑफ एनी कंट्री। और तीसरी चीज क्या है? क्या बोल रहे हैं? जल्दी बोलो। फाइनल वैल्यू ऑफ, ठीक है, या फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है, अच्छे से आप समझिएगा पहले। एक देश की घरेलू सीमा के भीतर, ये हो गई डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। तो एक देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं, ठीक है। तो अंतिम वस्तुएं जो हैं, क्या कह रहे हैं? एक देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो कैसी वस्तुएं? सब ध्यान रखना, अगर अंतिम नहीं लिखा तो सब जीरो है, बहुत सारी किताबों में गलत दिया है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री और नॉर्मल टेन्योर 1 ईयर। जब हम इसकी क्या देखते हैं? अंतिम मौद्रिक मूल्य की बात करते हैं, किसकी? वस्तुओं और सेवाओं की, एक देश की घरेलू सीमा के भीतर सामान्यता एक वर्ष में, तो ये कहलाती है जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। कैसा उत्पाद? सकल घरेलू उत्पाद। अब जैसे कोई भारत का व्यक्ति अगर मान लो यूएई में रह रहा है या अमेरिका में रह रहा है और वो पैसे कमा के भारत में भेज रहा है, तो क्या उसे जीडीपी में काउंट करेंगे आप? हाँ या ना? बस खर्चा करेगा, हमने पूछा ही नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ क्या वो जीडीपी में काउंट होगा? क्या परिभाषा बताई? एक देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। मतलब पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी वस्तुएं हैं या सर्विसेज हैं, उनकी जो फाइनल वैल्यू है वो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री में होनी चाहिए। तो अगर हम विदेशों में से कोई पैसा आ रहा है तो उसे हम, हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री थोड़ी है, वो तो अमेरिका में कमाया गया, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, कोई विदेशी भारत में अगर कोई उत्पादन कर रहा है तो क्या उसे काउंट करेंगे? करेंगे, क्योंकि हमारी घरेलू सीमा में हो रहा है ना वो, तो उसको आप काउंट करेंगे। तो जो भारतीय विदेशों में पैसा कमाते हैं वो नहीं आएगा, लेकिन जो विदेशी भारत में कमाएंगे वो जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, तो इसकी जो कैसी वैल्यू है? फाइनल मॉनेटरी वैल्यू, सॉरी फाइनल यहाँ ना लिखें आप तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आप कर दो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ कर दो। दोनों फाइनल में थोड़ा सा डिफरेंस है तो यहाँ कर दो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों कह रहे हैं?
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। जैसे समझो इसमें क्या है, कई लोग सोचते होंगे कि यार इसमें क्या है, जैसे हमने गेहूं किया, गेहूं से आटा बना, फिर से आ गया वही आटा, आटा से सैंडविच बनी। तो अब आप बताओ कि किसकी वैल्यू ऐड करोगे जीडीपी निकालने में, गेहूं की, आटा की, सैंडविच की? तो फाइनल गुड्स क्या है, सैंडविच है। अच्छा अगर आप सोचो ऐसे निकालो, पहले हमने गेहूं की वैल्यू ऐड कर दी, फिर बोले आटा बना, आटा की वैल्यू ऐड कर दी, और फिर हमने सैंडविच की, तो ऐसे 3 गुना बढ़ जाएगी हमारी जीडीपी। तो हमारी मतलब किसी भी देश की इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है, मेरे पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि मतलब मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये ओवरऑल हर देश के लिए यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। क्योंकि अगर एक ही चीज को आप अलग अलग स्टेप पे अगर ऐड करोगे उसकी वैल्यू, तो फिर तो बड़ी दिक्कत होगी। ऐसे ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपकी 1 लाख रुपए ऐड हो गई कि भैया 1 लाख रुपए सर्विसेज के रूप में ऐड हो गया। तो ऐसे जो हमारे देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है और जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, तो उनकी जो मौद्रिक वैल्यू, मैं जैसे आपने खाना खाया, 200 रुपए की थाली खाई, तो वो 200 रुपए ऐड हो गए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पूरा जो उत्पादन हो रहा है किसका, वस्तुओं और सेवाओं का, तो उनका जो मौद्रिक मूल्य मतलब उस समय की जो मॉनेटरी मार्केट की जो वैल्यू है उन वस्तुओं की और सेवाओं की, उसका जो टोटल होता है वही क्या कहलाता है, आपका जीडीपी कहलाता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? और ये सामान्यतः हम कितने में बात करते हैं, 1 वर्ष में। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो अब जैसे हम लोग अपना कब से चलाते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो आप ऐसे ले सकते हो। अभी बीच में 1 जनवरी से भी शुरू करने की बात की थी। तो अभी हमारा जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर कैसा है, अभी 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। तो इस ड्यूरेशन में हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं सामान्यतः 1 वर्ष में। जीडीपी क्लियर है? अब एक और शब्द लिखा था मैंने, एनडीपी। कुछ नहीं, ये तो बहुत सरल है। जीडीपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल दो, क्या निकाल दो, क्या निकाल रहे हैं, डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या, कि इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में, मान लो किसी फैक्ट्री में कोई मशीन चल रही है, उसमें डेप्रिसिएशन आता है। आप कार से देख लो, अगर आप 20 लाख की कार लाते हो, शोरूम से बाहर निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू कैसे, एक एक मिनट में आपकी 1-2 लाख रुपए कम हो जाएगी। 1 मिनट में आप उनसे कहो वापस ले लो साहब, हमारे घर में इमरजेंसी है, 18 लाख में दे दो। 1 मिनट मतलब आपका पहिया चक्का जिसे बोलते हैं, बाहर आया नहीं, शोरूम के डेप्रिसिएशन हो गया। तो जो भी मशीनें होती हैं, जो भी वस्तुओं को बनाने में जो उनमें डेप्रिसिएशन आता है, उनकी वैल्यू कम होती है, मूल्य ह्रास होता है। जब हम जीडीपी में से मूल्य ह्रास कर दें तो क्या बचता है, ये देखो ऐसे समझो, जो भी उत्पादन हो रहा था, जो भी सेवाएं दी जा रही थी, तो उस दौरान जो डेप्रिसिएशन आया, क्या आया, डेप्रिसिएशन आया, तो उस डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास को जब हम हटा देते हैं उसमें से, तभी तो हमें नेट मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई मान लो हमने 1 लाख करोड़ रुपए जीडीपी के रूप में देखे, लेकिन उस 1 लाख करोड़ की जीडीपी बनाने के लिए अगर हमारे 10,000 करोड़ उसके डेप्रिसिएशन में खर्च हो गए, उन मशीनों के मेंटेनेंस में, चीज़ों में, तो क्या उसकी नेट इनकम है, क्या वो नेट प्रॉफिट नहीं है उसका, वो तो क्या है, इनकम है। और नेट इनकम अलग होती है कि जब आप सारे खर्चे हटा देते हो, सारी चीज़ें हटा देते हो, तो नेट आ जाता है। तो ऐसे ही जो मूल्य ह्रास होगा, जो कंपनीज को जो सारी चीज़ों में, जो मशीनों में गिरावट हुई, जो डेप्रिसिएशन आया, जब हम उसको माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है एनडीपी। बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नेट जब भी निकालो आप, तो डेप्रिसिएशन हटा देना, तो अगर उसका मूल्य ह्रास हटाओगे तो नेट बचेगा। तो अगर ये अब मान लो 1 लाख करोड़ की जीडीपी थी, 10,000 करोड़ का डेप्रिसिएशन था, तो क्या हो गया एनडीपी, 90,000 करोड़। नेट जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, शुद्ध या निवल जो घरेलू उत्पाद होगा, वो क्या होगा, 90,000 करोड़। अब ऐसे नहीं करना कि आप संख्या याद करने लगे, आपको तो बस ये याद रखना है कि जीडीपी में से जब भी डेप्रिसिएशन माइनस होगा, अब यही चीज आपकी बाकी जगह भी काम आ जाएगी। जैसे एक होती है एनडीपी, एनडीपी हो गई, एक होती है एनएनपी, एक होती है जीएनपी। जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो क्या बचेगा, एनएनपी।
ठीक है, अभी उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया तो उस पर आप ज़्यादा लोड नहीं दें, बस इतना याद रखिए कि जब भी हमें ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन हम माइनस करेंगे, सकल में से हम मूल्यह्रास को माइनस करेंगे, तो नेट बचेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो नेट जो होता है, आप जैसे इनकम टैक्स वगैरह में भी देखोगे तो डेप्रीसिएशन वहाँ माइनस होता है खर्चों के रूप में, और फिर नेट पे जो टैक्स लगता है, नेट जो होता है, अच्छा याद रखना, नेट इनकम पे ही टैक्स लगता है, आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता। अगर कोई जैसे बोलते हैं इनकम टैक्स, तो लोगों को लगता है इनकम पे टैक्स लगता है, इनकम पे नहीं लगता। बेसिकली जो भी कम हो रहे हैं वो डेप्रिसिएशन जैसे ही तो है। मान लो एटीसी में आपने कुछ बचा लिया, एटीडी में कुछ आपने बचा लिया, ठीक है, आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, आपने होम लोन ले रखा है, तो आपको इन सब का माइनस हो जाता है, और उसके बाद जो नेट आपकी इनकम होती है उस इनकम पर टैक्स लगता है। तो हर चीज हमेशा कहाँ जाती है, क्योंकि एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू तो पता करनी है ना। अब जैसे 10,000 करोड़ मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन में खर्च हो गए, मशीनों के रख रखाव में खर्च हो गए, तो क्या 1,00,000 करोड़ वास्तव में आपको प्राप्त हुए क्या जीडीपी के रूप में? प्राप्त कितने हुए? प्राप्त हुए एनडीपी के रूप में, और वो कितने हुए? 90,000 करोड़। इसको क्या हो गया? ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी आपको जीडीपी वाली बात। तो पहले तो बताओ जीडीपी की परिभाषा क्या है। तो एक देश की घरेलू सीमा के भीतर सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इन सर्विसेज इन अ डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री इन 1 ईयर। ठीक है, इतनी सी बात आपको इसमें लिखनी है। अगर ये परिभाषा आपने सही लिखी, बस वो फाइनल ढूंढता है कि अंतिम लिखा कि नहीं लिखा। 90% किताबों में गलत डेफिनेशन दी है, अंतिम खा जाते हैं, बोले अंतिम कहाँ से हो गई। और अंतिम और वस्तुओं में अंतर समझ में आया कि फाइनल गुड्स का मतलब है कि अगर आप गेहूं, आटा और ब्रेड और सैंडविच इनमें ले रहे हो, तो आपको सीधा फाइनली जो बनी वो क्या बनी? सैंडविच बनी। तो फाइनल गुड्स सैंडविच है, ना कि गेहूं। और ऐसा नहीं कि गेहूं की वैल्यू जोड़ ली, फिर आटा की जोड़ ली, फिर ब्रेड की जोड़ ली, फिर सैंडविच की जोड़ ली। ऐसे तो इकोनॉमी आपकी हवा उड़ जाएगी, मतलब आप अभी विकसित हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती हैं उनको ऐड जब हम करते हैं तब वो जीडीपी कहलाती है। क्लियर हुआ? तो एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सामान्यतः, किसमें हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सामान्यतः एक वर्ष में। तो एक देश की घरेलू सीमा के भीतर सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। और इस जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं तो ये एनडीपी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो ये हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे जब भी आपका ये आए 2 मार्कर क्वेश्चन में, तो आपको पहले तो फॉर्मूला लिखना है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो सबसे अच्छा आंसर यही होता है एनडीपी का। और अगर आपने ये नहीं लिखा और दुनिया भर का उल्लू बनाने की कोशिश की तो नंबर नहीं देता वो। क्लियर? मुद्रास्फीति, अब यहां समझ में आया कि क्यों बढ़ रही है मुद्रास्फीति? डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम हो गई है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ गई। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो मुद्रास्फीति आप बहुत आराम से समझ पाओगे। जिस चीज की भी महंगाई बढ़ानी हो उसकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? जनसंख्या बढ़ा दो, उत्पादन में कमी कर दो। सप्लाई कब कम होगी? जब उत्पादन कम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कम कर दो। तो इन कारणों से मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब और देखो तो आप जैसे क्या देखोगे? उत्पादन में कमी, प्रोडक्शन कम हो गया। अच्छा, और क्या है? अगर हम लिक्विडिटी बढ़ा दें, जो आप बोल रहे थे, क्या कर दें? तरलता में वृद्धि। मतलब क्या? तरलता समझते हैं लिक्विडिटी? क्या होती है लिक्विडिटी? मतलब बाजार में पैसा ज्यादा हो जाए। अब अगर मार्केट में पैसा बहुत होगा, जैसे आप देखो बोनस मिलता है दीपावली का, आप देखो उस समय चीजें महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा हो गई, लोगों के पास पैसा है। अच्छा ठीक है, 20 रुपए किलो दे रहे हो, तुरंत जैसे ही 10 लोग आ गए, नहीं नहीं 30 रुपए किलो देंगे, लोग ले लेते हैं।
तुरंत उसने लिक्विडिटी का फायदा उठाया। आप देखो दीपावली पे सामान महंगा मिलता है, क्यों? क्योंकि क्या हो रही है, बाजार में पैसा का फ्लो जो है वो बढ़ गया है। तो सरकार कोशिश करती है। अब यहाँ आरबीआई आती है। अब याद करो जो हमने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था, आरबीआई का काम क्या होगा कि आरबीआई कोशिश करेगी अपनी पॉलिसीज के माध्यम से कि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा ना बढ़े। अच्छा, बाजार इसका उल्टा है, शेयर बाजार, क्योंकि शेयर बाजार कहता है लिक्विडिटी बढ़ाओ तभी तो खरीदोगे शेयर। तो आरबीआई अगर ये कह दे कि हमने 50,000 करोड़ मार्केट में दिए, जैसे अभी 3-4 दिन पहले आरबीआई ने बोला था हम 50,000 करोड़ देंगे मार्केट को। अब देखो 3-4 दिन से मार्केट लगातार बढ़ रहा है। अब वो 50,000 करोड़ देगी कि नहीं देगी एक अलग बात है, लेकिन उसके कहने भर से क्या हुआ कि शेयर्स की कीमत बढ़ी, चीजों की कीमत बढ़ी, निफ्टी बढ़ा, बैंक निफ्टी बढ़ा, आपका सेंसेक्स बढ़ा, सारे शेयर मार्केट जो है वो बढ़ा। कहीं ना कहीं पर्टिकुलर शेयर हो सकता है गिरे भी हों कुछ एक, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो क्या हुआ, जो अभी लगातार बहुत ज्यादा गिरावट हो रही थी उस गिरावट से ऊपर की तरफ आए। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी मुद्रास्फीति। तो कैसे आता है क्वेश्चन, मुद्रास्फीति क्या है, तो क्या बताएंगे? वस्तुओं के मूल्य में होने वाली या वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में कमी मुद्रास्फीति कहलाती है। तो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स, मुद्रास्फीति के कारण। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको इनको देखना है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। एक तो मुद्रास्फीति हमने आपको बताया, इसमें कुछ पूछना है कि क्या होती है। एक हमने मिनरल्स और बताया, एक हमने आपको माइनिंग बताया, एक्सकेवेशन बताया, सेक्टर्स बताए, जीडीपी और एनडीपी बताया। इनमें से किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलो, कोई भी क्वेश्चन हो बताइए आप लोग। देखिए हम सब पढ़ेंगे, सब आपको नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट एक्चुअली क्या है ना, कॉन्सेप्ट नहीं लिख के, मतलब कॉन्सेप्ट लिखे हुए पे नहीं समझाए जा सकते। तो उनके लिए तो हमें कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता है, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं कर सकते सारे। तो समझ में आ रहा है? एक वर्ष जरूर याद कर लेना, इसमें हमने नीचे लिखा है ना जैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अभी सिलेबस का पूरा एनालिसिस नहीं हुआ, अभी कुछ चीज़ें हैं जो सीधी सीधी आई हैं, उन पे हमने आपको बात की है। यहाँ तक कोई प्रश्न है तो बोलिए, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। लाइव में बोलिए बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है इतने में से? एक वर्ष ही होता है वो, वित्त वर्ष नहीं लिखा होता है सामान्यतः। एक वर्ष मतलब आप जहां से काउंट करे सरकार। भाई जैसे हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से है, दूसरी जगह हो सकता है उसको 1 फरवरी से करें या 1 जनवरी से करें। तो डिपेंड करता है, मतलब ये जो नापेंगे जीडीपी को वो एक वर्ष में नापेंगे। अब वो एक वर्ष कहाँ से, जहां से शुरू करेंगे वहां से एक वर्ष शुरू हो जाए। अब चूंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें फाइनेंशियल ईयर से ही चलती हैं, टैक्सेशन सिस्टम भी आज भी फाइनेंशियल ईयर से ही चल रहा है, तो वो सब कुछ यही चलता है। अब जैसे आरबीआई देखोगे तो अब तो 2-2 मंथ पे वो मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है, जबकि पहले 3 मंथ पे होती थी। तो वो एक अलग कंडीशन है। ठीक है, थोड़ा बहुत पीडीएस समझ में आया? पीडीएस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे पीडीएस, बफर स्टॉक, आपका एफसीआई और ये सब आपस में इंटरकनेक्टिंग चीज़ें हैं। सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, सब्सिडी के प्रकार, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब अगर आप देखोगे ना ढंग से समझोगे तो बहुत आसान है। हाँ एक और बात है, अगर आपने इसे समझने की कोशिश नहीं की और रटने की तो आपकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। मतलब अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इकोनॉमी पढ़ के नहीं आते हैं, और पढ़ाई जो जाती है वो अलग पढ़ाई जाती है, और कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमी बिल्कुल अलग होती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा जैसे समझा रहे हैं, और कोई जल्दी नहीं है ऐसा कि नहीं कल ही खत्म हो जाए कोई चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपको बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी फिर जल्दी जल्दी हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, लाइव में कोई क्वेश्चन किसी का? रिप्लाई कर दो भाई, कुछ पूछना है? योगी बंद कर दो, पूछना है आप लोगों को यहाँ तक कुछ?